तो अल्टरनेटिंग करंट के इस लेक्चर में यहाँ पे आगे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड फॉर सॉल्विंग एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमने फेजर डायग्राम और इन सब का यूज़ किया था। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो सिचुएशंस होती हैं खास करके पैरेलल सर्किट्स या कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आता है तो उन सिचुएशन को जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड है कई बार बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। तो वैसे ही ऑप्शनल है, ये फेजर मेथड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उससे भी सब कुछ किया जा सकता है। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिस इज़ ऑप्शनल, जो करना चाहे इंटरेस्टेड है वो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन बी स्किप्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, अब जैसे यहाँ पे कई लोगों को ये लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एक्सपर्ट होना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सपर्ट हो तभी आपको समझ में आएगा। बस जो भी यहाँ पे कुछ बेसिक्स में बता रहा हूँ और उन बेसिक्स को मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई बहुत ज़्यादा उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी यहाँ पर ये प्लेन है जिसमें जनरली ये जो एक्सिस होती है उसको हम रियल एक्सिस बोल देते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है जनरली, और जो वाई एक्सिस होती है उसको हम इमेजनरी एक्सिस बोल देते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से जनरली डिनोट करते हैं और जेड इज़ इक्वल टू, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है तो उस कोऑर्डिनेट को आप इस तरीके से डिनोट करते हो एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा इज़ अंडर रूट ऑफ -1। तो वैसे तो मैथमेटिक्स में आयोटा ही यूज़ करते हैं इसका सिंबल अंडर रूट -1 के लिए, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि जो आई है यहाँ पे वो आई जनरली हम करंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम जे को यूज़ करेंगे ज़्यादातर। तो जे इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1। तो सिंबल जो हम यूज़ करेंगे आयोटा की जगह पे वो जे यूज़ करेंगे। तो x प्लस आयोटा वाई, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेट थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। थीटा को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है और डायग्राम में ये क्लियरली दिखा रखा है कि थीटा को कैसे डिफाइन करना है। तो रियल एक्सिस से या एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे। तो थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और जो भी एंगल यहाँ पर दिख रहा है वो है r। यहाँ पर एक तरीके से इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर r के बराबर है, या इसको मॉड जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड जेड या r। मॉड जेड अगर यहाँ पे लिखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वैसा ही है, बस नोटेशन लिखने के तरीके अलग अलग हैं। बस इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है r और एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और इस नोटेशन को भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे हमारे इस चैप्टर में r। और बस ये लिख दिया कि r एंगल थीटा, तो r यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया एक तरीके से इसका, और एंगल थीटा तो इसका जो फेज़र एंगल है, थीटा इज़ फेज़र एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट जो भी आप बोलना चाहो। तो इस तरीके से भी हम बहुत बार इस चैप्टर में हम डिनोट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। नॉर्मली वी यूज़ नोटेशंस एज तो हमारे चैप्टर में जनरली क्या होता है जैसे जेड और r ये दो अलग अलग दिखने लग जाते हैं जब हम नोटेशन में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे कि सम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार, ठीक है। जिस तरीके से हम वेक्टर पे एक वो लगाते थे एरो, उस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पर एक जेड बार लगा दिया है। अब कई जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझें कि ये कॉन्जुगेट है, क्योंकि जेड बार जनरली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार और इसका मैग्नीट्यूड को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार, दिस इज़ इक्वल टू जेड मैग्नीट्यूड, और इसका जो एंगल बन रहा है वो कुछ थीटा बन रहा है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड1 बार, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड2 बार, मैग्नीट्यूड्स और इनके एंगल यहाँ पर दे दिए गए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा उसमें मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल ऐड हो जाते हैं। इसको आप यहाँ से थोड़ा आसानी से समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर R1 R2 होगा तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है, और जो e की पावर है उसमें एडिशन हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से समझना इसको आसान है। तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल दोनों के ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2। एंगल अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर बनेगा, नीचे की साइड में अगर बनता है तो फिर उस एंगल को आप यहाँ पर नेगेटिव लोगे। अगर रियल एक्सिस से ऐसे एंगल बनेगा तो दैट एंगल इज़ नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो वो एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आप डिवीज़न करोगे तो Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार, दिस इज़ इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड्स का तो डायरेक्टली डिवीजन हो गया, Z1 बाई Z2 आ जाएगा, और एंगल में फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगेन यहाँ से इसको आप अच्छी तरीके से प्रूफ कर सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट इसमें तो एडिशन, तो एडिशन अगर दो वेक्टर्स का अगर हम यहाँ पे करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड दिस ऑल्सो। तो सपोज Z1 है और Z2 है, तो Z1 का मान लीजिए जो एंगल है वो θ1 है और Z2 का जो एंगल है वो θ2 है। तो यहाँ पर ये दोनों को ड्रॉ कर दिया, फिर एक पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया। तो जो ये डायगोनल है ये डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे Z1 बार प्लस Z2 बार। अगर मेरे को यहाँ पे मॉड Z मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है अगर इसका, तो √Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा यहाँ पर क्या है, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और ये θ माइनस θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। तो ये जो दो फेजर्स हैं इन दोनों फेजर्स के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा हियर वर्सेस θ2 माइनस θ1। कई बार हम क्या करते हैं कि इतने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के बजाय थोड़ा सा सिंपलिस्टिक इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और उसमें Z1 को आप ऐसे दिखाए थे और Z2 को आप इस तरीके से दिखाए तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक्चुअल तरीके से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा दिखा दो। थोड़ा हम सिंपल वे में बस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर्स को तो आप कैसे भी घुमा करके बनाओगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा तो कुछ उसी तरीके का, मैग्नीट्यूड वगैरह सब वही होगा और ये एंगल वगैरह भी वही बनेंगे। Z1 Z2 में वही एंगल होगा, ये जो वेक्टर बनेगा उसका भी फिर वही एंगल बनेगा यहाँ पर Z1 के साथ में। तो कई बार हम सिंपलिस्टिक तरीके से भी रिप्रेजेंट करके काम चला सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर अगर जो V है, अगर V का फेज़ एंगल अगर 0 है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के बजाय बेसिकली यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू को लिखते हैं, क्योंकि जो भी हम डायग्राम बनाते थे फेजर्स में उसमें हम मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड को दिखाते थे। तो अगर मान लीजिए कोई भी वोल्टेज है, लेट्स से दिस इज सम वोल्टेज, तो उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और उसका फेजर सपोज यहाँ पर 0 है, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू सम V0, ठीक है, V बार इज इक्वल टू V0। फेजर 0 होने का मतलब है कि ये कम्प्लीटली रियल एक्सिस की तरफ ही है यहाँ पर इसमें, और कोई भी यहाँ पर इसमें वाई कोऑर्डिनेट या फिर इमेजनरी कंपोनेंट नहीं है इसमें। फिर अगर मान लीजिए कि इसका एंगल अगर π/2 हो जाए, तो π/2 होगा तो फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो रियल एक्सिस है उसके साथ में π/2 एंगल फॉर्म कर रहा होगा, या अलॉन्ग इमेजनरी एक्सिस हो जाएगा या फिर अलॉन्ग यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर ये भी है कि V0 को J से यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें कोई रियल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। अगर -J होगा, -J V0 होगा तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर -V0 होता तो फिर इधर की तरफ हो जाता, और अगर दोनों कंपोनेंट होते तो फिर ये बीच में कहीं ना कहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। अगर एक फेज़र को आप डिफ्रेंशिएट करते हो, एक इस तरीके का जो फेज़र होता है या फिर जो वेक्टर कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जस्ट हम डिफ्रेंशिएट करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई Z है, Z इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और यहाँ पर E आयोटा थीटा है, ठीक है। थीटा को आप यहाँ पर लिख सकते हो सम ω t+φ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हमें फंक्शंस दिए जाते हैं उसमें एंगल ω t+φ लिखा होता है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो t के साथ जो आयोटा ओमेगा है ये बाहर आ जाएगा, तो आयोटा ओमेगा यहाँ से बाहर आ गया और ये बचा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि जो Z बार हमें दिया गया था ओरिजिनली, उसमें इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और इससे मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब है कि जब भी J से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये जो J का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करेगा, यहाँ पर वेक्टर को रोटेट कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपका सपोज़ अगर जो यहाँ पर ये Z बार अगर मान लीजिए कुछ ऐसे था, तो इसमें अगर आयोटा से मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो आयोटा से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 90 डिग्री अहेड चला जाएगा यहाँ पर ये, और इसके साथ साथ ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो ये जो J से मल्टीप्लिकेशन है उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, और जो ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन है उसने मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया यहाँ पर इसमें। तो Z बार इज़ रोटेटेड बाय π/2 अपॉन डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ किसी फंक्शन का, तो Z बार इज इक्वल टू Z e⁻, ये इस तरीके से डिनोट कर रखा है, थीटा की जगह ω t+φ। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो नीचे J ओमेगा आ जाएगा, और जो आपका आयोटा होता है, आयोटा या J जो होता है वो √-1 होता है। जो आप J स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे जो आयोटा है वो नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसको, तो J स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो एक माइनस आ गया और आयोटा ऊपर पहुँचा दिया मैंने एक तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि जो गिवन यहाँ पर क्वांटिटी थी माइनस आयोटा बाई ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन हो गया, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज π/2 से रोटेट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इसमें माइनस
आयोटा कर दो इसमें, तो ये π/2 से नीचे की तरफ यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये होता है, डिफरेंशिएशन में 90 डिग्री आगे चला जाता है और इंटीग्रेशन में 90 डिग्री पीछे चला जाता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड को यूज़ करना चाहते हो। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट बन करके जो भी हमारे सर्किट्स हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अभी हमें यहाँ पर ये थोड़ा नए चीज़ें लगेंगी, थोड़ा अजीब लगेगा एक बार यहाँ पर कि ये क्या क्या यहाँ पे आता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे बहुत बार हम वोल्टेज को ये लिखते हैं V=V0 sin ωt, ठीक है। अब हमारी थोड़ी काम की बातें आ रही है यहाँ पर, अब हम थोड़ा थोड़ा जो हमें काम की चीज़ें चाहिए उसकी तरफ जा रहे हैं। तो V=V0 sin ωt, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये कुछ इसका एंगल है, ठीक है। ωt+5 भी हो सकता था, यहाँ पे मैंने ωt लिखा है यहाँ पे। कैन बी रिटन एज, इसको आप यहाँ पर जब लिखोगे वेक्टर नोटेशन, ये फेजर नोटेशन में या कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में, तो आप यहाँ पर V को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करोगे। तो V बार, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वोल्टेज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज नंबर। दिस इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड और इसका एंगल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो एंगल यहाँ पर आप रख सकते हो ωt। लेकिन जनरली हम यहाँ पर इसमें ωt लिखने के बजाय बट वी प्रीफर इट राइटिंग एज V=V0 एंगल 0 डिग्री। एक तरीके से आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस एंगल को रेफरेंस बना लिया और वहाँ पर एंगल को 0 डिग्री एज्यूम कर लिया फॉर सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए आपको V=V0 cos ωt दे दिया जाए, तो cos ωt क्या हो जाता है, V0 sin ωt +π/2। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को लिखूंगा तब मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा ωt +π/2, ठीक है, मेरे को ये पूरा लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसी नोटेशन का यूज़ करूँ कि जो sin ωt है वो sin ωt को मैं हमेशा 0 लिखूंगा, तो जब भी मैं यहाँ पे 0 लिखा हो पाऊँगा यहाँ पर वोल्टेज के लिए या करंट के लिए, किसी के लिए भी अगर मैं यहाँ पे 0 लिखा हो पाऊँगा, तो मैं हमेशा हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 0 लिखा है इसका मतलब ωt है, वोल्टेज में sin ωt आ रहा है। तो अगर मैं इसी नोटेशन का यूज़ करूँ, जो सेकंड नोटेशन है, जो थोड़ा सिंपल नोटेशन है, अगर मैं उसका यूज़ करूँ यहाँ पर, तो इस वोल्टेज के लिए, ये वाला जो वोल्टेज है उसमें आप देखो कि इसमें ωt आ रहा है, इसमें ωt से π/2 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो V0 π/2। जैसे ही ये लिखा हुआ मिल रहेगा तो मैं ये समझ जाऊँगा कि जो भी हमारा रेफरेंस है वहाँ से π/2 ज़्यादा ही है और हम ωt को यहाँ पर एक तरीके से रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो जब भी करंट या वोल्टेज में 0 डिग्री लिखा हुआ मिले, तो यानी मैंने यहाँ पर अपना ये एक नोटेशन बना रखा है कि मैं इसी को फॉलो करूँगा। तो जब भी यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ मिले वोल्टेज में, तो आप समझ लो कि वहाँ पर ωt लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर π/2 लिखा हुआ है तो आप समझ लो कि ωt +π/2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको कभी ये लिखा हुआ मिले यहाँ पे कि V=V0 एंगल ϕ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एक्चुअल में इतना है, V=V0 sin ωt +ϕ। बार बार ωt को लिखने के बजाय हम यहाँ पर केवल इस एंगल को लिख करके काम चला लेते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ऐसा लिखने से थोड़ा सा सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और थोड़ा भारी भरकम रिप्रेजेंटेशन करने से हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने लिख दिया है कि वी विल यूज़ सेकंड नोटेशन। तो जब भी मैं यहाँ पर नोटेशन इस तरीके से लिखूंगा तो मैं सेकंड वाले को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लिखने में आसान है, ठीक है। ये सब वोल्टेज के लिए, क्योंकि वोल्टेज करंट में ही ωt +5 वगैरह आते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर और जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो होता है रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इन क्वांटिटीज़ को भी हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करेंगे तो R बार लिख देंगे और इसके लिए एंगल आपको 0 डिग्री लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने ये चीज़ें फिक्स कर रखी हैं कि आपको ये लेके चलना ही है, ठीक है। तो एंगल 0 डिग्री लेके चलना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये रियल एक्सेस के अलॉन्ग ही है। तो R बार = R, आप ऐसे भी लिख के चल सकते हो, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i और y वाला पार्ट 0, तो सिर्फ x होता है और सिर्फ रियल हो जाता है, कंप्लीटली रियल हो जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं, तो XC बार यहाँ पे लिख दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पर अलोंग नेगेटिव इमेजनरी एक्सेस लेके चलते हैं, -π/2। -π/2 को आप यहाँ पे -i लिख के भी यहाँ पे दिखा सकते हो। तो XC बार = -i XC, यानी कि नेगेटिव y में चला गया यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली अज्यूम करनी पड़ेंगी और इनको अप्लाई करना पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेल से डिनोट करते हैं, तो एक्सेल बार लिख करके इसको मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका जो डायरेक्शन है वो हम किधर लेंगे, यहाँ पे टुवर्ड्स पॉजिटिव इमेजनरी एक्सेस, या फिर उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो i/XL। तो यहाँ पर जो भी कुछ इस पेज पे लिखा गया है इसको हमें एज इट इज़ यहाँ पर
इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको अज्यूम करते हुए कि इसी तरीके से लिखना है नोटेशंस को, तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड को यूज़ कर पाओगे। अब इसके बाद में डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आते हैं इसमें। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एसी सर्किट्स। तो जो सबसे पहले हमने एसी सर्किट किया था वो था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो सबसे पहले एसी को लेते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और इसमें हमारे जो कंसेप्ट हैं एसी के उसको अप्लाई करते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। वोल्टेज को जनरली हम लेते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नोटेशन में जब इसको लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे V बार, दिस इज़ V नॉट, और जैसे पहले हमने डिसाइड किया था कि इसका एंगल हम 0 डिग्री लिखा करेंगे। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को भी आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे R, और एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब आपको अगर करंट कैलकुलेट करना है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से इसको लिखोगे I बार, ठीक है, यानी कि I एक तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर I, दिस इज़ V, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल डीसी सर्किट्स पहले किया करते थे, बिल्कुल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ आपका यहाँ पर। अब आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, जो डीसी सर्किट में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर हम लिखेंगे, और उसके बाद में बस फेजर्स में बात करेंगे। तो V की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, V नॉट एंगल 0 डिग्री। R की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे, R एंगल 0 डिग्री, और ये हो जाएगा V नॉट बाई आर। और जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो इन एंगल का माइनस हो जाता है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो एंगल 0 डिग्री। अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपका जो करंट है वो ये आ गया, आई नॉट इज इक्वल टू, ये एक तरीके से करंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये इसका फेज़ एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करके आप कंप्लीटली लिखना चाहते हो तो कन्वर्ट करके यू कैन ऑल्सो राइट वी नॉट बाई आर। और करंट में अगर यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है तो याद करो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि करंट की वही इक्वेशन साइन ओमेगा टी आ रहा है, और वी में भी वही साइन ओमेगा टी आ रहा है। इसका मतलब दोनों सेम फेज़ में है, बोथ आर इन दी सेम फेज़। वी का भी फेज़ 0 डिग्री पे आ रहा है और आई का फेज़ भी 0 डिग्री पे आ रहा है, तो बोथ आर इन दी सेम फेज़। इसके बाद अगला सर्किट यहाँ पर आप ले सकते हो, इसमें प्योरली यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट ले लो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें एक कैपेसिटर हो जाएगा, बैटरी। तो बैटरी अगेन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर इसको अब ले लिया इसमें V बार इज इक्वल टू V एंगल 0 डिग्री आप दिखा सकते हो, तो V बार एंगल 0 डिग्री। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि बैटरी अगर कुछ और दे दी जाए तब भी क्या यही आंसर आएगा क्या। तो बैटरी मान लीजिए कि अपने यहाँ पे ले ली V इज इक्वल टू वी नॉट एंगल फाई, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया। मैं पहले वाले केस के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बार ये चीज़ माइंड से क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो जनरल रिजल्ट्स आएंगे वो वैसे के वैसे ही आएंगे। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको इस तरीके से नोटेशन में आप डिनोट करते हो। जब I यहाँ पे लिखोगे आप तो वी नॉट एंगल फाइव हो गया। R के लिए आपको हमेशा ये चूज़ करना है एंगल 0 डिग्री, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पर। तो जब आप इनको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 5 माइनस 0 का मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो I का भी एंगल कितना आ गया, 5 आ गया, और V का भी एंगल कितना था, 5 था। तो I और V यहाँ पर क्या है, सेम फेज में है, और रेजिस्टेंस में ऐसा ही होता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या इक्वेशन दे रखी है। तो हमने जैसे साइन ओमेगा टी ज़्यादातर दी होते तो उसके लिए हमने 0 मान रखा है यहाँ पर इसमें, ठीक है। इसके बाद में अगला यहाँ पर अगर मैं करूँ तो इसमें कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए जो XC होता है उस XC को डिनोट करने का तरीका यहाँ पर ये हो जाता है कि XC और एंगल -π/2। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ पर इसके लिए करंट लिखोगे तो करंट इज इक्वल टू V बार बाई XC बार। V बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, V एंगल 0 डिग्री, XC बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, XC एंगल -π/2। तो V बाई XC, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड, और 0 में से -π/2, तो ये +π/2 हो गया। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि वोल्टेज में एंगल 0 डिग्री था और करंट में एंगल π/2 है, तो करंट यहाँ पर π/2 आगे चल रहा है। और ऐसा होता ही यहाँ पे कैपेसिटर में कि करंट π/2 आगे चलता है। इसको आप लिख भी सकते हो फाइनली कि I इज इक्वल टू सम मैक्सिमम वैल्यू इज ये, यहाँ पे आपको V नॉट लिखना चाहिए, दिस इज V नॉट। तो यहाँ पे V नॉट डिवाइड बाई XC, एंगल π/2 का मतलब है कि ओमेगा टी में π/2 एक्स्ट्रा है, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2।
तो इसके बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो अगेन वोल्टेज को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, वी बार इज इक्वल टू वी एंगल 0 डिग्री, और इसके लिए एक्सेल जो होता है एक्सेल बार इज एक्सेल एंगल पाई बाई 2। तो करंट फेजर दिस इज इक्वल टू वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय एक्सेल। तो वी की जगह तो आप यहाँ पर लिख दोगे वी नॉट एंगल 0 डिग्री, एक्सेल और एक्सेल एंगल पाई बाई 2। तो 0 में से पाई बाई 2 जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो वी नॉट बाई एक्सेल एंगल माइनस पाई बाई 2, यानी कि जो भी ओमेगा टी है उससे पाई बाई 2 कम। तो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वी नॉट बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं आरसी सर्किट, और इसमें कॉम्प्लेक्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो आर को आप यहाँ पर लिखते हो आर एंगल 0 डिग्री, या फिर आप इसको सिंपली आर भी लिख के छोड़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कम्प्लीटली रियल मानते हैं इसको। और एक्सी को आप यहाँ पर एक्सी एंगल माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इसको माइनस जे एक्सी लिख सकते हो, आयोटा एक्सी। और जो वी है ऑब्वियसली कि वी इज इक्वल टू वी नॉट एंगल 0 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें। अब आप देखो यहाँ पर ये आर और सी सीरीज़ में है, अगर ये सीरीज़ में है तो इसके लिए आप यहाँ पर अब जेड बार इस तरीके से लिख सकते हो। जेड इम्पिडेंस, यहाँ पर इम्पिडेंस का फेज़र हो जाएगा। तो आर बार प्लस एक्सी बार, जिस तरीके से सीरीज सर्किट होता है उसमें R1 R2 R3 ऐड हो जाते हैं, उसी तरीके से आप दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये R 0 डिग्री और यहाँ पे ये XC माइनस पाई बाई 2। तो अब यहाँ पर ये दो का एडिशन करना है आपको, और एडिशन फिर आप जिस तरीके से डायग्राम बना के वेक्टर में एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो इसमें एडिशन। तो इसका एडिशन अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो R को आप 0 डिग्री पे दिखा दो और इसको माइनस 90 डिग्री पे दिखा दो। तो R को आप ऐसे दिखा सकते हो और XC को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहाँ पे Z के बराबर है। ऑब्वियसली कि जो Z का मैग्नीट्यूड आएगा, जो मॉड Z यहाँ पर आएगा, या सिंपली जो Z आएगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और ये जो Z बार है यहाँ पर, Z बार का जो फेज़र बनेगा वो फेज़र यहाँ पर 0 से नीचे फाई में चला जाएगा, और ये फाई यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 10 फाई XC बाई आर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 फाई, और यही हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है इस तरीके का। तो अगर आप Z बार लिखना चाहो तो जो Z बार है वो Z का मैग्नीट्यूड और इसका जो एंगल है वो माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 से नीचे आ रहा है। तो Z को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार आपने यहाँ पे Z कैलकुलेट कर लिया, तो Z कैलकुलेट करने के बाद अगर आप I कैलकुलेट करना चाहते हो तो I बार इज इक्वल टू V बार डिवाइड बाय Z बार हो जाएगा, क्योंकि पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी है वो Z बार है एक तरीके से। तो बस इसके बाद अब यहाँ पर आप V नॉट एंगल 0 डिग्री और Z बार में आप यहाँ पर Z एंगल माइनस फाई इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये V नॉट बाई Z हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, V नॉट बाई Z और एंगल फाई। एग्जैक्टली आपने पहले भी इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ इसको, अब चाहो तो इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, और एंगल फाई आने का मतलब है कि ओमेगा टी में फाई एक्स्ट्रा है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जरूरत पड़ेगी। तो फाई आपका यहाँ से आ रहा है 10 फाई इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। बाकी की चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड वी आर, यू हैव टू फाइंड वी सी, तो आप वो भी कर सकते हो बहुत ईजिली यहाँ पर इसमें। तो वी आर बार, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई बार आर बार, बस सब में आपको कॉम्प्लेक्स नोटेशन यूज़ करते बस कर देना है। और जिस तरीके से यूजुअली आप पहले क्या करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलती चली जाएगी कैलकुलेशन। आई बार जो आप यहाँ पर लिखोगे तो आई बार में आई बार आपका जो भी है वो लिख दो V नॉट बाई Z एंगल फाई है इसका, और आर बार यहाँ पे क्या है आर एंगल 0 डिग्री। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एंगल जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे V नॉट बाई Z इंटू आर, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और एंगल फाई बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि VR का भी वही एंगल फाई आ रहा है और I का भी वही एंगल फाई आ रहा है, दोनों सेम फेज में। इसका मतलब यहाँ पर इसमें आप प्रॉपर नोटेशन में अगर VR लिखना चाहते हो तो VR इज मैक्सिमम वैल्यू इज V नॉट बाई Z इंटू आर, और यहाँ पर यानी कि I नॉट इंटू आर लिखा हुआ है एक तरीके से यहाँ पर ये, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप अगर VC कैलकुलेट करना चाहते हो तो VC बार, तो ये हो गया करंट बार XC बार। करंट बार इज V नॉट बाई Z एंगल फाई
और XC बार इज XC एंगल माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। तो V0 बाई जेड XC, ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन दिस कैपेसिटर, और एंगल जो बनेगा फाई माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा इसका। अगर आप प्रॉपर नोटेशन में इसको लिखना चाहते हो तो प्रॉपर नोटेशन में यू कैन ऑल्सो राइट VC इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ गिवन बाय I0 इंटू XC। I0 यहाँ पर है V0 बाई जेड इंटू XC, दिस इज द मैक्सिमम VC, और एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी के कंपेरिजन में ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर फाई माइनस पाई बाई 2। आप मैच करा के देख सकते हो, एग्जैक्टली यही आंसर्स हमारे पहले भी आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे LCR सर्किट। तो RC सर्किट इससे पहले मैंने लिया था, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। RL सर्किट को मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको आप खुद से वर्क करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसके लिए कैसे लिखेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे LCR सर्किट पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन वही बातें यहाँ पर उसी तरीके से V इज इक्वल टू V0, एंगल 0 डिग्री यहाँ पर लिख लिया इसमें, और XL, तो XL बार दिस इज इक्वल टू XL एंगल, इसके लिए पाई बाई 2, या फिर आप यहाँ पर J XL लिख सकते हो इसको इस तरीके से। जो XC है XC इज इक्वल टू XC बार इज इक्वल टू XC एंगल माइनस पाई बाई 2, या फिर आप इसको माइनस J XC लिख सकते हो, और R तो R है यहाँ पर सिंपली, या सिंपली R लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर जब मैं इसका नेट इम्पिडेंस निकालूंगा सर्किट का, तो नेट जो इम्पिडेंस है Z बार, तो सभी को डायरेक्टली आप ऐड करते चले जाओ, XL बार प्लस XC बार, जिस तरीके से आप सीरीज सर्किट के लिए करते हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो ये बिल्कुल आपको वैसे ही फील देगा कि आप यहाँ पर एक नॉर्मल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्व करते थे वैसे ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नोटेशंस है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जो नोटेशंस है वो सिंपल बना रहे हैं चीज़ों को। तो R एंगल 0 डिग्री, XL एंगल पाई बाई 2, XC एंगल माइनस पाई बाई 2। कई बार इसको ऐसे लिख के भी थोड़ा और कई बार आसान लगता है ऐसे लिखना कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं J, और उसके बाद में फिर वो J को कॉमन ले लेते हैं, यानी आयोटो कॉमन ले लेते हैं और XL माइनस XC लिख लेते हैं। तो कुछ लोगों को ये नोटेशन भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर आप डायरेक्टली मॉड जेड लिख सकते हो फिर इससे कि ये आपका रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर यहाँ पर ही बन जाएगा इसमें। तो दिस इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और बाकी आप यहाँ पर जो इम्पिडेंस ट्राइंगल है, इम्पिडेंस फेजर है, वो भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इम्पिडेंस फेजर में R 0 डिग्री पे आपको लेके आके आना है, तो R 0 डिग्री पर है, जो आपका XL है वो 90 डिग्री पर है, जो आपका XC है वो माइनस 90 डिग्री पर है यहाँ पर। और अगर आप XL को बड़ा मान लेते हो तो उस केस में यहाँ पर ये XL माइनस XC हो जाएगा, दिस इज R, और इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो ये आपका Z बन जाएगा फिर यहाँ पर ये। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप Z का जो फेज़र है वो एंगल फाई पे यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप Z को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो Z एंगल फाई। और फिर जैसे हमने RC सर्किट में किया था कि आप I लिखना चाहो तो I इज इक्वल टू वही फिर V बार बाई Z बार, इस तरीके से लिख करके फिर आप VL VC VR भी एग्जैक्टली उसी तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस की बात करूँ तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि V और I जो है वो सेम फेज़ में होने चाहिए। तो V एंड I सेम फेज़ में होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार Z लिखूँ, यहाँ पर Z बार, तो दिस इज़ V बार डिवाइडेड बाय I बार, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और दोनों सेम फेज़ में होने का मतलब है कि V का तो हमने एंगल 0 डिग्री ले रखा है, तो I का भी एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि दोनों सेम फेज़ में है। और Z का भी एंगल फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और Z का एंगल 0 डिग्री होने का मतलब है कि वो कम्प्लीटली रियल होना चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रेजोनेंस से रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। फॉर रेजोनेंस VI ये सेम फेज़ में होने चाहिए, और मुझे पता है यहाँ पे कि V का जो फेज़ है वो 0 डिग्री है, तो इसका मतलब I का भी जो भी फेज़ है यहाँ पे वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो I का फेज़ भी यहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए। तो इससे ये हो जाता है कि Z का भी जो फेज़ है यहाँ पर वो 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि नो कॉम्प्लेक्स पार्ट इन योर Z। तो Z में किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए फॉर रेजोनेंस। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो रेजोनेंस
की कंडीशन लाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि जेड निकाल लें और जेड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको जीरो कर दें। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पर, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो फिर हम बोलेंगे सर्किट जो है वो यहाँ पर रेजोनेंस में है। तो हमारा यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पर क्या है, विच इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इन आवर जेड। तो जेड में ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो करने के लिए एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होना चाहिए और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। तो एक्जैक्टली आप देख सकते हो कि वही यहाँ पर बन जाएगा। तो एक्सएल माइनस एक्सी दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और यहाँ से आप एंगल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो 1/√LC के बराबर आ जाएगी। तो ये जो मेथड है कॉम्प्लेक्स वाला, इससे कोई जो दूसरे ज़्यादा बड़े सर्किट कई बार आ जाते हैं तो उसमें हो सकता है कि 1/√LC यहाँ पर कंडीशन ना हो, कुछ और कंडीशन निकल करके आ जाए। तो एग्जांपल के लिए एक पैरेलल सर्किट में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो नॉर्मल टाइप का पैरेलल सर्किट है, इसमें LC R तीनों आपस में पैरेलल है। तो अगेन फेजर से इस सर्किट को मुझको एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए V तो अगेन वही आप लिख लोगे यहाँ पे V0 एंगल 0 डिग्री, और एक्सएल यहाँ पर आप इसको J एक्सएल लिख सकते हो, यहाँ पे ये माइनस J XC हो जाएगा और ये R के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका इम्पिडेंस निकालना चाहो तो फिर आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस इज 1/Z बार, दिस इज इक्वल टू 1/R 1/J XL और माइनस आ जाएगा 1/-J XC। अब यहाँ पर जो J बार है वो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, वो ऊपर चला जाना चाहिए। तो ऊपर जाने के लिए ऊपर नीचे अगर मैं J से मल्टीप्लाई कर दूँ तो J स्क्वायर से माइनस बन जाएगा फिर यहाँ पर, और यहाँ पर फिर प्लस बन जाएगा, J स्क्वायर बनेगा। तो उस केस में मैं इसको इधर लिख देता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा J 1/XC और ये J 1/XL, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो 1/R J अगर आप कॉमन ले लो तो 1/XC माइनस 1/XL, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये बनेगा इसमें। तो इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड के लिए तो आप डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो उससे भी वही आ जाता है। तो मैं इम्पिडेंस का अगर मैग्नीट्यूड जस्ट यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, यानी कि उसका इन्वर्स मैं यहाँ पर लिख लूँगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप इसका इन्वर्स तो जरूर यहाँ से लिख सकते हो, 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें ये 1 इम्पिडेंस आया यहाँ पर, और मेरे को अगर इम्पिडेंस निकालना है तो इसका फिर इन्वर्स कर लेंगे, उससे इम्पिडेंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ आगे, तो 1/Z बार अगर मैं इसको A प्लस आयोटा B मान लूँ अगर, ठीक है, जस्ट यहाँ पर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं अगर Z बार यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो Z बार होगा 1/A माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा B हो जाएगा, आयोटा या J जो भी आप लिखना चाहें। अब इसमें मैं अगर इसका रैशनलाइजेशन टाइप की कुछ यहाँ पे करूँ तो रैशनलाइजेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो ऊपर तो A माइनस आयोटा B हो गया, और नीचे यहाँ पर जो आप यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर Z का भी स्क्वायर J का भी स्क्वायर बन रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बीच में जो आयोटा स्क्वायर है वो एक माइनस क्रिएट करेगा, एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Z बार है वो इसके बराबर आ जा रहा है। अगर आप 1/Z बार का अगर आप यहाँ पर एंगल देखो तो इसका एंगल फिर कुछ इस तरीके से आएगा, इसका एंगल B ऊपर इधर और A इधर, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ये फाई। तो इसमें एंगल बनेगा tan इनवर्स ऑफ B/A। अगर आप Z बार का एंगल देखोगे तो उसमें फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि ये माइनस में नीचे चला जाएगा। जब आप रेशो लोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, y/x करोगे तो, लेकिन इसका जो फेज़र होगा वो फेज़र नीचे आएगा, एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, और एंगल जो आएगा एंगल उसी तरीके का आएगा, बस माइनस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा माइनस B/A आ जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस B/A लिख दो, या फिर माइनस ऑफ। तो इससे एक चीज़ ये पता चल गई कि यहाँ पर कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z है तो उसका जो फेज़ एंगल होगा अगर वो ऊपर की तरफ होगा फाई, तो 1/Z करेंगे तो उसका जो फेज़ एंगल है वो यहाँ पर फिर नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन लगाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन लगाना चाहूँ तो रेजोनेंस के लिए हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में जो हम Z को लिखते हैं तो Z का कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो जाना चाहिए। तो Z का कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1/Z मिल रहा है मेरे को, तो क्या 1/Z का कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 कर सकते हैं क्या? यहाँ पर एक माइंड में अगर ये ख्याल आता हो तो इसमें जैसे 1/Z, अब यहाँ पर आप इससे से वापस देखो 1/Z का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो B है। तो अगर मैं 1/Z का कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 करना चाहता हूँ तो B 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर B 0 हो गया तो 1/Z का कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 हो जाएगा।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो थोड़ा सा और एलिब्रेट करके आगे लिखता हूँ मैं इसको। तो ये a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर जे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऑब्वियस है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका अब b नहीं है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स पार्ट को, तो ऑब्वियस है कि b को ही जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही बन रही है, z बार जो यहाँ पर है अगर उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर मैं जीरो करना चाहता हूँ तब भी b जीरो होना चाहिए। अगर 1/z बार है तो उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को जीरो करने के लिए b जीरो होना चाहिए। तो हमें इसका मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे रेजोनेंस की कंडीशन पूछी जाती है तो हम 1/z के कॉम्प्लेक्स पार्ट को ही जीरो कर देंगे, ठीक है। तो फॉर रेजोनेंस कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z बार और 1/z बार शुड बी ज़ीरो, ठीक है। कैसे भी आप कर लो इसको, आपको 1/z बार से z बार में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो ये पार्ट है यहाँ पर इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो इसको अगर आप जीरो करोगे तो 1/xc माइनस 1/xl दिस इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से xl इज इक्वल टू xc आ जाएगा। अगेन आप देखोगे जो हमारे सीरीज़ में आ रहा था वही आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही आएगा, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। यहाँ पर भी ऐसा हो गया क्योंकि थोड़ा सा सर्किट जो है थोड़ा सा सिमेट्रिक टाइप का ही था, जैसा LCR में था वैसे ही सीरीज़ में, वैसे ही पैरेलल में यहाँ पर आ रहा है। कुछ सिमेट्री है इसलिए यहाँ पर ऐसा आ गया है, अदरवाइज चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद अगर मेरे को करंट और ये सब कुछ अगर कैलकुलेट करना है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट आई बार इज इक्वल टू वी बार डिवाइड बाई जेड बार, ठीक है। आप ये कर सकते हो। अब आप देखो अब यहाँ पर आप इसको कैसे डील करोगे आगे। या तो आप इसको ऐसे समझो कि वी बार डिवाइडेड बाई जेड बार है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वी बार मल्टीप्लाइड विथ 1/z बार है, क्योंकि आपको 1/z बार थोड़ा आसानी से मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए 1/z बार से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो v के साथ एंगल 0 डिग्री है और 1/z इसके साथ में एंगल यहाँ पर क्या है, फाई है, ठीक है। तो 1/z के साथ में एंगल यहाँ पर फाई है, तो ओवरऑल v/z आ गया विद एंगल फाई। अगर आप यहाँ पे z बार यूज़ करते हो डायरेक्टली, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे z बार यूज़ करता है, मैंने 1/z का एंगल लिखा है सीधे सीधे फाई, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो v एंगल 0 डिग्री और नीचे यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है, एंगल -फाई, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा है कि एंगल बस उल्टा पुल्टा रहता है। तो यहाँ पर वापस से वही आ जाएगा v/z एंगल फाई। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन करके कई बार हम थोड़ा कैलकुलेशन को अपना अलग डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको डिफरेंट अगर करंट्स लिखने हैं तो करंट तो सभी में अलग अलग होगा। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस में लिखना है करंट, तो रेजिस्टेंस में अगर करंट लिखना है तो वोल्टेज सब पे वही है v बार डिवाइड बाई r बार। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है IL तो v बार डिवाइडेड बाई XL बार, ठीक है। v बार पता ही, XL बार पता ही है। यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा सर्किट बन रहा है यहाँ पर ये। तो अगर मेरे को कैपेसिटर में लिखना है तो v बार डिवाइड बाई XC बार, इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऑब्टेन की जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगेन थोड़ा सीरीज़ पैरेलल मिक्स टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो L और R यहाँ पर सीरीज़ में और उसके पैरेलल में यहाँ पे C यहाँ पे है। तो अगेन वही सारी बातें यहाँ पे v को आप लिख सकते हो v एंगल 0 डिग्री, और बाकी को आप जो भी है XL बार इज इक्वल टू XL एंगल π/2, या फिर यहाँ पर इसको JXL लिख सकते हैं, और XC को आप यहाँ पर लिख सकते हो XC बार इज XC एंगल -π/2 और या फिर -JXC। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो करंट सपोज यहाँ से अगर I जा रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, जस्ट इंडिकेटिव डायरेक्शन है यहाँ पर इसमें, तो I1 I2। तो करंट का जो फेज़र बनेगा यहाँ पे, ये सब कुछ अब फेज़र्स में है, ये सिंपल एडिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे, फेज़र्स में यहाँ पर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, किसी एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार, कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी इसमें। जहाँ तक I1 बार की बात है तो I1 बार यहाँ पर जो कैपेसिटर में करंट है तो V बार डिवाइड बाई XC बार, क्योंकि इसमें तो पोटेंशियल पूरा यही V बार ही यहाँ पर, ये V के बराबर ही यहाँ पर इसमें है। तो V बार इज़ बेसिकली V0 एंगल 0 डिग्री और XC जो है XC एंगल -π/2। तो इसका तो करंट चला आया है हमारे पास में V0 बाई XC एंगल +π/2। अगर मैं I2 बार निकालना चाहता हूँ तो I2 बार में बेसिकली यहाँ पर ये पूरा इसका Z आ जाएगा यहाँ पर इसमें, ठीक है। L और R का मिलाकर के पूरा Z लिखना पड़ेगा इसमें। तो I2 बार अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो I2 बार यहाँ पे हो जाएगा V बार और पूरा ऐड करना पड़ेगा L और R का मिलाकर के, तो R
प्लस मैं यहाँ पर इसको जे एक्सएल इस तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये सिंपली वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाई आर प्लस जे एक्सएल। इस तरीके से आप यहाँ पर आई टू बार को लिख सकते हो। फर्दर अगर आप आई टू को यहाँ पर आगे लेके जाओ तो आई टू को आप ऐसे लिख सकते हो वी नॉट डिवाइड बाई आर प्लस जे एक्सएल, और इसको आप रेशनलाइज कर लो आर माइनस जे एक्सएल, आर माइनस जे एक्सएल। तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके से वी नॉट डिवाइड बाय, नीचे तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये आर माइनस जे एक्सएल इस टाइप का बन जाएगा। अगर आपको I2 का फेज़ चाहिए तो ये थोड़ा माइनस में देख रहा है I2 का फेज़, और I1 का जो फेज़ एंगल है वो पाई बाई 2 है। तो I2 का जो फेज़ एंगल आप यहाँ पर देखोगे तो I2 का फेज़ एंगल में बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे जब आप यहाँ पर एंगल बनाओगे। तो I2 का फेज़ एंगल फेज़र जो है इस डायरेक्शन में बन जाएगा यहाँ पर, और ये एंगल फाई, और ये फाई क्योंकि R से नीचे आ रहा है तो माइनस फाई यहाँ पर I2 का बन रहा है। तो I2 का फाइनली यहाँ पे जो फेज़ एंगल बन रहा है I2 की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पर ये कुछ माइनस फाई। I2 के मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पे इसका मॉड वगैरह लोगे तो मॉड से यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर I2 नॉट, आप इसका मॉड ले लो। जब इसका मॉड लोगे तो ऊपर तो रूट में आएगा, नीचे यहाँ पर ये रहेगा, तो वी नॉट, सॉरी नीचे यहाँ पे रूट में बचा रहेगा, ऊपर रूट है तो यहाँ पर अल्टीमेटली नीचे आएगा अंडर रूट। और इसी तरीके का LR सर्किट के लिए आता भी था वी नॉट बाई जेड। तो I2 इज इक्वल टू आई टू नॉट माइनस फाइव। अगर आप सर्किट में नेट करंट निकालना चाहते हो I इज इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार। तो I1 बार तो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है यहाँ पर, ये वी नॉट बाई एक्स ही है इसका मैग्नीट्यूड, और जो I2 बार है वो यहाँ से फाई एंगल इधर की तरफ है। ये फाई वगैरह का आपको सब आइडिया है कि फाई यहाँ पर कितना होगा, और ये I1 बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I2 बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो गया। और एक बार अगर यहाँ पर I आ गया तो VL आप निकाल सकते हो कि VL कितना हो। I2 एक बार आ गया तो I2 बार अगर आ गया आपके पास में तो आप VL निकाल सकते हो, VR निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है। मेरा अगला इंटरेस्ट यहाँ पर इसमें है कि इसमें रेजोनेंस की क्या कंडीशन होगी। तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए वही जेड का कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो करना। तो रेजोनेंस की कंडीशन में यहाँ पर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पूरा पैरेलल में है सब कुछ, तो 1/z यहाँ पर हो गया, 1/z बार, दिस इज इक्वल टू, तो ऊपर वाले में तो कितना हो जाएगा r प्लस जे एक्सएल, और नीचे वाले में यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जे एक्सी, ठीक है। तो इस तरीके से 1/, करके मैंने इनको ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल में है। अब इसके बाद में थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को पता करने के लिए। तो ऊपर नीचे आप इसको रैशनलाइज कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r माइनस जे एक्सएल, नीचे हो जाएगा r प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे तो यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे j डिवाइड बाई एक्सी, ठीक है। तो इसके बाद में अब इसका जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है मैं डायरेक्टली उसको उठाता हूँ और उसको जीरो के बराबर कर देता हूँ। तो इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को लेते हैं, तो लेट अस टेक इट्स कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में एक तो j के साथ में 1/xc आ रहा है और माइनस j के साथ में यहाँ पर ये आ रहा है। तो 1/xc माइनस ऑफ एक्सएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो हो जाना चाहिए फॉर रेजोनेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैंने यहाँ पर जीरो किया है, और जैसे हमने पहले भी डिसाइड कर रखा था कि जेड का कर दो चाहे जेड बार या 1/z बार का कर दो, दोनों में ही हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को जीरो कर लेने से आंसर मिल जाता है। तो इसके बाद में फर्दर कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस इज एक्सएल इंटू एक्सी। अब यहाँ पर आप ओमेगा के टर्म्स में इसको लिख सकते हो, तो दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज ओमेगा नॉट एल, और 1/ओमेगा नॉट सी ये बनेगा। तो ओमेगा नॉट यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे L/C बन जाएगा। इसके बाद में आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है फर्दर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू के लिए फर्दर यहाँ पर तो आर स्क्वायर को तो आप उधर भेज दो, तो 1/LC माइनस आर स्क्वायर और 1/L स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। सॉरी 1/LC नहीं था यहाँ पर, ये L/C था। तो दिस वाज L/C, और यहाँ पर इधर से जो ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ में L स्क्वायर था वो नीचे आ जाएगा, तो L स्क्वायर, और यहाँ पर भी L स्क्वायर, एक L यहाँ पे कैंसिल होगा। आप देख सकते हो कि अब के बार जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का मिल रहा है, वैसा नहीं है एग्जैक्टली। तो 1/LC माइनस
आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दिस इज़ द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। अगर ये फ्रिक्वेंसी होगी तब ये सर्किट जो है वो रेजोनेंस में आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करके इनको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं।